हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं आप उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो हमारे 12वीं क्लास का जो हमारा आपका टॉपिक चल रहा, सेकंड चैप्टर हमारा हो रहा था, और हम उसमें क्या देख रहे थे, उपभोक्ता का व्यवहार का हम लोग आपका सिद्धांत पढ़ रहे थे कि अगर कोई उपभोक्ता है वो उसका क्या उसका व्यवहार है, उसका क्या उसकी प्रॉपर्टी है, और वो आपका वस्तु को कैसे खरीदता है। इन सब चीज़ों में हम बहुत सारे प्रिंसिपल आपके देख चुके थे। क्लियर है बच्चों? और हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था, हमने देखा अगर कोई आपकी एकल वस्तु है उसमें किस प्रकार से हासमान होता है, हमने उसको जानने की क्या करी बच्चों, कोशिश की थी। ठीक है, इसी कोशिश के अनुसार हम लोग अपने पिछले जितनी चीज थी हम सारी अपनी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसी दिशा में अपने आगे करेंगे। और बच्चों में साथ में आपको डायग्राम आपको समझाता चल रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वक्र जो आपके बने होते हैं वो किस प्रकार आप परिभाषित करते हैं अपने आप को, या कोई आपका नंबर है, मान है, तो हम उनको कैसे रिलेट करते हैं, और तालिका है कोई तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं। ये सब चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज बहुत अच्छे से आपको समझ आए कि आखिर में ये सब चीजें अगर होती हैं तो अगर कोई किसी वस्तु का मांग घटती है, बढ़ती है, तो उसका ग्राफ आपको कैसे होगा कि आपके नीचे की तरफ आएगा कि फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ये सब चीजें हमें आपका देखनी होती हैं। तो मैं ग्राफ के माध्यम से आपको यही बता रहा था। क्लियर है? तो अब हम आज इससे आगे शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, आप अपनी किताब कॉपी कापी पेंसिल लेके बैठ जाइए और बहुत अच्छे के साथ क्या करना है आपको, इसे अपना टॉपिक पूरा आपको पढ़ना है। क्लियर है? चलिए अब इससे आगे शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपको जो आपको पढ़ा रहा था बच्चों, तो मैं आपको, देखिए आपको ध्यान भी होगा, मैं आपको एकल वस्तु की मांग की दिशा में उपयोगिता वक्र मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और मैं वही आपको अच्छे से आपको पढ़ा रहा था, और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर हो गया? और इसी में हमने एक डायग्राम को देखने की कोशिश की थी कि उस कोशिश में हमने ये भी कोशिश की थी कि आखिर में मांग क्या होती है और किसी वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है। ये सब चीजें हमने जानने की क्या करी थी बच्चों, आपका कोशिश करी थी। क्लियर है? और देखिए ये सब चीजें जो था मैं आपको पहले आपका बता चुका था आपको। ठीक है, देखिए उसमें कहा था कि उसे खरीदने की इच्छा पर डिपेंड करता है, उसकी आय मूल्य पर। ये सब आपकी चीजें हम लोग आपका देख चुके हैं। और ये हमने ग्राफ भी देखा था कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमने ग्राफ देखा इसमें निरंतर आपकी गिरावट आपके दर्ज की जा रही थी। क्लियर हो गया? तो ये चीज हम लोग आपका अपने लेक्चर में हम लोग आपका देख चुके थे बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए अब हम जो बात करेंगे, अब हम इससे आगे के जो हमारा टॉपिक है हम लोग उसमें आपकी बात करेंगे। देखिए क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आज हमारी थोड़ी आपकी चर्चा होगी। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में तो आपको क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या होता है। क्लियर है? तो सभी लोग फोकस करके बैठिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम आज ये टॉपिक पूरा कोशिश करना है कि जितना हमसे अच्छे से समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुणवाचक विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण जो है हम समझने में सरल है। कह रहा है कि अगर आप गुणवाचक अगर उपयोगिता विश्लेषण को अगर आप लोग समझेंगे तो ये क्या है, समझने में बहुत आपका सरल है, लेकिन उपयोगिता की संख्या के रूप में परिमाणन करना इसका एक बड़ा क्या है, दोष है। अब देखिए जो आपने उपयोगिता है आपकी चीजों की, उन उपयोगिता को अगर आप संख्या के रूप में रिजल्ट दिखाएंगे उनका, तो ये क्या है, एक बड़ा दोष है, मतलब एक आपकी बड़ी समस्या है। यानी कि ये हमें आपका क्लियर होगा कि बच्चों जो हम उपयोगिता अपनी ले रहे हैं, जो चीज हम वहां जिसका प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसको हम आपके नंबर में दिखाएंगे, किसमें दिखाएंगे, नंबर में, इकाई में, जो उसका रिजल्ट होगा, जिस जब उसको नंबर में हम लोग आपका दर्शात कर देंगे, जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक बड़ा आपका दोष है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। देखिए वास्तव में जीवन में हमें उपयोगिता को संख्या के रूप में कभी व्यक्त नहीं करते। कह रहा है जो हमारी उपयोगिता है, हम जो अपना वास्तविक जीवन है या जो हम जिस जीवन है उसमें क्या नहीं करते, हम उसको कभी व्यक्त नहीं करते, कभी भी क्या नहीं करते, उसको हम लोग व्यक्त नहीं करते। क्लियर हो गया? अधिक से अधिक हम कम या अधिक उपयोगिता के आधार पर क्रम आपका दे सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, कोई आपकी चीजें हैं तो आप उसको क्या करोगे, आप उसकी ऑर्डर तय कर दोगे। क्या कर दोगे, ऑर्डर, कि ये चीज मेरे के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, या कम है या अधिक है।
भाई अगर कोई चीज आपको मिली है, मान लीजिए चाहे आपकी किताब, कॉपी, पेंसिल या खाने की चीज है, तो आप उसे रख दोगे। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं बच्चों, और घर में आपको खाने में क्या मिला, आपको आपको पनीर मिला, आपको चावल मिला, आपको दाल मिली, आपको सब्जी मिली, आपको रोटी मिली, आपको सलाद मिली। उसमें आपकी वार्यता हो सकती है कि नहीं, भाई मेरे को पनीर बहुत पसंद है। क्या मिल सकती है आपको? वार्यता, मेरे को पनीर बहुत पसंद है। पनीर के बाद मेरे को दाल बहुत पसंद है, मेरे को चावल बहुत पसंद है, या फिर मैं केवल आपका पनीर ही खाऊंगा। तो ये क्या है, आपकी क्रम हो सकता है कि भाई पहले नंबर पे मैं क्या खा सकता हूँ, पनीर, दूसरे नंबर में दाल ले लूंगा। तो इस चीज को आप नंबर में जब इसको व्यक्त करेंगे यूनिट के रूप में, तो ये क्या हो जाएगी, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी बच्चों। क्लियर हो गया? दोष होगा। अब यही हमें करने की, क्या करना है हम लोग, करना है हमें। क्लियर हो गया? हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं कि पहला पनीर होगा सबसे ज्यादा उपयोगी मेरे लिए, फिर उसके लिए मेरी दाल होगा, या मान लीजिए मेरी चावल होगा, और मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो ये आपकी उपयोगिता हो सकती है। क्लियर हो गया? दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता उपयोगिता को संख्या में नहीं मापते। कह रहे हैं कि जो दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं, जो उपभोक्ता होते हैं यानी कि जो वस्तु प्राप्त करते हैं, मान लीजिए जैसे हम ही हैं, जो उसकी उपयोगिता होती है उसको कहाँ नहीं मापते, आपके संख्या में नहीं मापते। जब आपने पनीर खाया, क्या आपने संख्या में मापा कि मैंने 4 टुकड़े खाए, मैंने 5 टुकड़े खाए उसके, या मैंने 5 पीस खाए, 6 पीस खाए? क्या आपने नापा कि मैंने 10 चावल खाए, मैंने 20 चावल खाए? क्या आपने उनको काउंट किया संख्या में? तो बच्चों हम क्या नहीं करते, उनको नंबर में काउंट नहीं करते। यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता मंडलों को क्रम देते हैं। तो आपके बंडल हैं, हम उनको क्या दे देंगे, आपकी ऑर्डर दे देंगे, उनको एक क्रम दे देंगे, सीक्वेंस लगा देंगे। यही क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण विश्लेषण प्रसंग की प्रारंभिक बिंदु है। कह रहा है जो हम खाने, ये जो चीज है ना हम बच्चों, जो हम इसे आपका ऑर्डर देंगे, जो आपका क्रम देंगे बच्चों, यही क्या कहलाएगा आपका बच्चों, क्रम वाचक उपयोगिता विश्लेषण। यानी कि आप किसी चीज का कैसा क्रम सेट करते हैं, यही चीज आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, क्रम वाचक उपयोगिता विश्लेषण प्रसंग। क्लियर हो गया? ये इसकी प्रारंभिक क्या है, बिंदु है, ये प्रारंभिक स्टेज है। आप ऐसा देख सकते हैं। आगे देखते हैं। बंडलों के सेट में, बंडल मैं आपको बता चुका हूं, एक कोई ऐसा बंडल हमने एग्जांपल भी लिया था बच्चों। देखिए आपको याद होगा, एक एग्जांपल लिया था, x1 कोमा लगाया था, फिर उसमें हमने x2 करके लिखा था। हमने 5 और 10 कोशिश की थी बताने की x2 का मान 10 है और x1 का मान 5 है। मैं करता हूं कि जब आपको याद होगा, जब पहले दूसरे लेक्चर में ये लोग हम लोग अपना इसे आप कंप्लीट कर रहे थे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ध्यान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बंडलों के सेट में एक उपभोक्ता के अधिमान को अधिमानों के चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कह रहे जो आपका बंडलों का सेट है बच्चों, उसको एक उपभोक्ता के अभिमानों को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज समझनी है, उसका नाम है अधिमान, अभिमान। क्लियर हो गया? हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो अधिमान होता है ना बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें किसी वस्तु की व्यक्ति की और अपेक्षा होती है किसी और चीज को ग्रहण करने की। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं, जो ये आपका है ना बच्चों, अभी जो आपको जो इसमें ग्राफ में दिखाएगा आपको, अभिमानों की जो बात कर रहा है बच्चों, अभिमान में क्या होता है, इसमें आदमी की ना और अधिक अपेक्षा होती है किसी चीज को ग्रहण करने के लिए। मान लीजिए जैसे आप खाना खा रहे थे, तो जो आपको पनीर की ग्रहण करने की और अपेक्षा थी, क्या थी बच्चों, और अपेक्षा थी, और इच्छा कर रही थी। क्यों? ये क्या करता है, ये उसको आपका दर्शाता है, ये आपका उसको दिखाता है बच्चों। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए हम लोग प्रदर्शित करता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि एक उपभोक्ता का उपलब्ध बंडलों को एक अद्वितीय चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। बिंदु जो उपभोक्ता का समान उपयोगिता है प्रदान करने वाले बंडलों का प्रतिनिधित्व आपका करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आपका प्रतिनिधित्व आपका करते हैं। क्लियर हो गया? को रेखा 2.3 ये है आपका 2.3 में दिखाए गए वक्र को प्राप्त करने के लिए सामान्यता जोड़ा जा सकता है। कह रहा है कि जो भी आप इस वक्र में देखेंगे मेनली, तो जो आपके बिंदु उपभोक्ता है बच्चों, जो उनकी समान उपयोगिता है, अगर आपको उनको प्राप्त कराना है तो उनका कौन कौन कर रहा है उनका प्रतिनिधित्व बच्चों, आप मुझे बताइए कहां हो रहा है उनका प्रतिनिधित्व? तो बच्चों उनका प्रतिनिधित्व किसमें हो रहा है? बंडलों में हो रहा है।
क्लियर हो गया? अब आपको ध्यान देना है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम चित्र को समझने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, जो ये आपका हम लोग अनादिमान जो आपका पढ़ रहे हैं, इस अनादिमान में हमें यही समझ आई, किसी वस्तु या व्यक्ति की और औरों की अपेक्षा में इच्छा समझकर ग्रहण करने की जो आपकी क्रिया होती है, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको कहूं अधिमान चीज में होती है, तो आपको बड़ा अच्छा आप इसको समझ सकते हैं। वैसे मैं इसमें दो एग्जांपल दिए गए हैं बच्चों, एक आम और केला। इसमें हमें अधिमान वक्र को समझाएगा। आपका ऐसे मानिए कि अगर आपके सामने आम का ऑप्शन रख दिया जाए खाने के लिए और साथ में केला, आपसे बोल दीजिए कि आपको आम भी खाना है और आपको केला भी खाना है। अब वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप आम को ज्यादा खाएंगे कि आप केले को। और किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये उपभोक्ता जो आप हैं। और कैसा बच्चों? उसकी उपयोगिता कि आपको उसका कितना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए आपको आम ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है आपको, या आपको केलों को, या फिर आप क्या करेंगे, आप उनकी एक आप उसका नंबर सेट कर लेंगे। जैसे कि मेरे को 10 क्या करने हैं? आम खाने हैं, तो मैं 2 क्या खा लूंगा? आपका केले। या अब देखिए, या तो मैं ऐसे करूंगा, 8 आम खा लूंगा और 4 क्या खा लूंगा? आपका केले खा लूंगा। मैं ऐसा करता हूं कि 6 ये खा लेता हूं और 6 आपका ये खा लेता हूं। तो ये मेरे पास होगी, ये क्या होगी? ये मेरे पास आपकी चॉइस होगी। क्लियर हो गया? और एक वस्तु की अपेक्षा में मेरे पास दूसरे की क्या होगी? चुनने की इच्छा होगी। क्या होगी? चुनने की इच्छा होगी। अब वो मेरे ऊपर निर्धारित होगा कि मुझे आम ज्यादा खाना है कि आपका केला। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब हम इससे आगे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनादिमान वक्र पर सभी बिंदु जैसे ए बी सी डी और डी उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। कह रहे कि जो अनादिमान वक्र पर जो आपके बिंदु हैं सारे, कौन से? चाहे आपका ए हो बच्चों, चाहे बी हो, तथा सी और डी उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। यानी कि चाहे कोई सा भी स्तर हो, चाहे ए बी डी हो, क्या कर रहे हैं? जो उपभोक्ता उसको समान स्तर का आपका सेटिस्फाई कर रहे हैं। किसको लेकर? आपकी चीजों को लेकर। यह स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त होता है तो उसे कुछ आम का त्याग करना पड़ सकता है। देखिए, आइए हम इसको पहले आपको ग्राफ ही देखते हैं। देखिए, ये हमारे सामने ग्राफ दिया हुआ है, वक्र हम लोग देख रहे हैं बच्चों। मैं इसको बड़ा कर देता हूं और इसको बीच में लाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बीचों बीच अच्छे से दिखाई दे। क्लियर हो गया? देखिए, यह हमारा वक्र है और इसमें दिखाया गया है। देखिए, इसमें नंबर सेट हो, ए है, आपका बी है, आपका सी है और डी है। क्लियर हो गया बच्चों? और इस वक्र में हम क्या देख रहे हैं? ये आपका नीचे की ओर जा रहा है। क्लियर हो गया? कहां की ओर जा रहा है बच्चों? नीचे की ओर। ये नंबर है आम के और ये नंबर है बच्चों आपके केले के। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति आम खा रहा है 15, तो उसको 1 यूनिट किसकी लेनी पड़ेगी? 1 केला लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अगर उसको आम अच्छे लग रहे हैं तो वो आपको केले का उपयोग क्या करेगा बच्चों? आपका कम करेगा। अगर उसे केले का उपयोग बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात, उसे आम की संख्या क्या करनी पड़ेगी बच्चों? कम करनी पड़ेगी। अब देखिए, वो ही करता है। पॉइंट बी पे वो आम कितने कर देता है? 12। और केले की संख्या कितनी कर लेता है बच्चों? 2 कर देता है। बच्चों कितनी कर देता है? आपकी केले की संख्या वो 2 कर देता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे जैसी वो आपका सी बिंदु पे आपका पहुंचता है बच्चों, कहां पहुंचता है? आपका सी बिंदु पे। तो वो आम की 10 कर लेता है, ऐसे मान लीजिए 10 आम खा लेता है, और वो आपका केले क्या कर लेता है? आपके 3। और हम जैसे ही हम डी पॉइंट पे पहुंचते हैं, वो आम को 10 कंज्यूम करने लगता है और आपको केले को 4। तो हम इस चित्र के माध्यम से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि अगर हमें कोई एक चीज से अलग अगर दूसरी चीज हमें खानी है या हमें चाहिए, तो हमें एक चीज की मात्रा को कम करना पड़ेगा अगर हमें दूसरी चीज को लेना है। यही तो कर रहे थे हम, आम भी खा रहे थे। अगर हमने आम के नंबर को अपना घटाना शुरू किया तो हमें केले के नंबर हमारे बढ़ने क्या हो गए बच्चे? शुरू हो गए। और ये तो दिखाया है, अधिमान वक्र एक अधिमान वक्र उन सभी बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बंडलों को जिनको उपभोक्ता तटस्थ समझता है और उनको उनको जोड़ता है।
क्लियर हो गया? कैसे समझता है? इससे समझता है और फिर क्या करता है, उनको ऐड करता है। ये तो हम क्या कर रहे थे बच्चों, देखने की कोशिश कर रहे थे। अब हमने क्या पढ़ा था, देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, जब उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त करना है तो उसे कुछ आम को क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ताकि उसकी उपयोगिता का स्तर वही रहे और उसी अधिमान वक्र पर रहे। देखिए उसे क्या कर रहा है, अगर वो चाह रहा है कि उसकी उपयोगिता वही रहे, क्या रहे बच्चों, उपयोगिता उसकी वही रहे, कि सेम यूनिट नंबर बैठना चाहिए, तो सेम नंबर यूनिट के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक चीज को कम करना पड़ेगा और दूसरी को उसको ऐड करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान आपका रहते हुए आमों की वह मात्रा जिनका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ा है सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता स्तर का जो समान आपका रहते हुए, उपयोग तो वस्तु कितनी हुई आपकी, बराबर ही हो रही थी बच्चों, क्लियर हो गया, लेकिन उसमें क्या हो रहे थे, आम की संख्या घट रही थी और केले की संख्या बढ़ रही थी। हमें आपको यही बता रहा है कि आमों की वह मात्रा जिनका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ रहा था वो क्या है, सीमांत प्रतिस्थापना दर कहते हैं। दूसरे शब्दों में एमआरएस सरल स्वरूप में वह दर है जिस पर उपभोक्ता आमों के स्तर पर केले को प्रतिस्थापित आपका करेगा ताकि उसकी उपयोगिता समान रहे, यानी कि वो उतने आम छोड़ देगा और सेम उतने केले पकड़ लेगा ताकि उसकी जो क्या है उपयोगिता कैसी रहे, समान रहे। और बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हर चीज को एक एक स्टेप के रूप में आपका समझ रहे हैं। और बच्चों जो ये आपका सीमांत प्रतिस्थापना दर है इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशनल आपका बोलते हैं, क्लियर हो गया, इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, एमआरएस लिखा गया है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशनल, क्लियर हो गया। अब देखिए अब इसमें एक चित्र दिखाया, मतलब ये आपको बताया गया, अतः एमआरएस इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की घात 3 इसमें करके आपको दिखाया गया है, क्लियर है। देखिए फिर इसको सॉल्व किया गया, आगे इसमें नहीं दिया, देखिए सॉल्व किया गया है, वैसे ये हमारा यहाँ तक समाप्त हो गया लेकिन फिर भी मैं इसके आगे आपको बता रहा हूं। तो ये सॉल्व कर रहे हैं, इसको हल करने के आगे वो किए कोशिश कि डेल्टा वाई अपॉन आपका डेल्टा एक्स, देखिए ऐसा लिखा गया है डेल्टा वाई अपॉन जो आपका डेल्टा एक्स है, क्लियर हो गया। अब इससे क्या लिखा है इसके बराबर में इन्होंने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इफ, अब या तो जो आपका डेल्टा वाई और डेल्टा अपॉन या तो क्या होगा, देखिए इसमें दिखाया गया या तो 0 के बराबर होगा या क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अगर इसे हम माइनस का कर लेंगे तो बच्चों ये तो क्या होगा, ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए फिर इसका मीनिंग बताया है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशनल जो है आपका एम आर एस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का अर्थ होगा एम आर एस बराबर होता है केवल डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के परिमाण, यदि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स -1/3 तो इसका अर्थ है कि एमआरएस क्या होगा 3, यानी कि कुल मिलाकर ये आपको बताने की कोशिश करी गई है बच्चों। देखिए अगर आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशनल आप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, देखिए सीमांत, ये पढ़े थे ना बच्चों हम लोग, देखिए ये वाला कि सीमांत प्रतिस्थापना दर, तो इसमें क्या होगा, जो हमने एमआरएस बराबर करा था आपका डेल्टा वाई अपॉन आपका डेल्टा एक्स, तो उसमें जो इसकी घात चढ़ी थी 3, तो यही बता रहा है कि जो एमआरएस होगा वो कितना होगा, 3 होगा बच्चों, हमको यही बताने की कोशिश करिए। तो एक बार आप मुझे ये बताइए, क्या आपको जो मैंने ये बताया है आपको क्या बता रहा था बच्चों, क्रियावाचक उपयोगिता विश्लेषण, और उसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि जो आपका क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण है वो किस आधार पर निकाल रहे हैं, और हमने उसको ग्राफ को देखा और इस ग्राफ के माध्यम से यही जानने की कोशिश की कि अगर किसी उपभोक्ता को अपनी चीजों को तो स्थिर रखना है तो उसमें
अगर दो उसको चीज दी है तो उसका एक का उपयोग उसको कम करना पड़ेगा और दूसरे को उसमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। यानी कि अगर उसको अपनी उपयोगिता कैसी रखनी है, समान रखनी है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को तो ग्रहण करना पड़ेगा और कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग आपका देख रहे थे कि वो आम का क्या क्या कर रहा था बच्चों, त्याग कर रहा था, और केले को क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। लेकिन जो उसकी उपयोगिता थी वो कैसी थी बच्चों, उसकी वो उपयोगिता उसकी क्या थी, बिल्कुल समान थी, उसकी बराबर थी। क्लियर हो गया। तो आज हमने इसको देख लिया अब तक कि आखिर में जो उपयोगिता था वो उसकी बच्चों यही समान उपयोगिता क्या होती है, और साथ में हमने ये भी देखा कि इसको निकालते कैसे हैं, मीनिंग क्या है। अगर हमें कुछ चीज छोड़ना पड़ा है और दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यूनिट जो है, जो उसकी उपयोगिता वो कैसी रहेगी, समान रहेगी। तो इतना बच्चों हम लोग आपका देख चुके हैं। अब देखिए उसी में का एक चित्र आपको बताने की कोशिश करी गई है। देखिए इसमें भी क्या निकाल रहे हैं, हासमान सीमांत प्रतिस्थापना दर के नियम का प्रदर्शन उसको बताना चाह रहा है। जैसे कि सहयोग दिया गया है कि ए बी सी और डी, क्लियर हो गया। उसमें केलों की मात्रा दी गई है, यहाँ आम की मात्रा दी गई है, और यहाँ क्या क्या निकाला गया है, MRS। और बच्चों मैंने क्या बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं MRS को, प्रति, देखिए पीछे भी मैं आपको बता चुका था, एक बार मैं आपको दिखा दूं, जो मैं आपको मार्जिनल, देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापना की दर। तो अब हमें क्या निकालना है, दर निकालनी शुरू करनी है, और उसको हमने क्या बोल दिया है बच्चों, देखिए क्या बोला है, MRS। क्लियर हो गया। इसको निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इसमें दिया है केले की 1 यूनिट, और इसकी यूनिट कितनी है, आम की 15। बिल्कुल यही थी कि हमने सेम इतनी यूज करी थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था, यानी कि उसकी जो उपयोगिता थी वो कैसी थी, आपकी बराबर थी। अब देखिए अगर उसे जैसे ही केले की 1 यूनिट बढ़ाई, यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ाई, एक उपयोगिता बढ़ाई, तो उसे अब देखिए 12 आपका 15 से कितना हो गया, 12। तो बच्चों कितने की कमी आई, 3 की, यानी कि आम को 3 की कमी करनी पड़ी और केले में 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी कि इसमें क्या हुआ, हासमान हमें नजर आया, हमें गिरता हुआ आपको क्या आएगा, मतलब आपको ऋणात्मक दर आपको दिखाई देगी। जैसे ही हमने केलों की मात्रा आपकी 3 करी, तो 12 से क्या हो गया बच्चों, वो आपका 10 हो गया, यानी कि आम की संख्या में 2 की कमी आई, और जबकि आपके केलों की मात्रा में 1 की क्या हुई बच्चों, वृद्धि हुई। उसी प्रकार जैसे हमने चौथी यूनिट केला लिया, यानी कि 4 आपके केले बढ़ाए, वैसे ही आप क्या देखेंगे बच्चों, जो आम की मात्रा है उसमें 9 हो गया, यानी कि 1 की किस में बढ़ोतरी हुई, 1 का चेंज किस में आया, आम का, यानी कि पहले 10 था और उसके बाद क्या हो गया, 10 से बच्चों आपका 9 हो गया। क्या हो गया, देखिए ये था 10 यूनिट बची थी, और 10 से कितना हो गया, 9, यानी कि आम का 1 नंबर घटा और केले का 1 नंबर बढ़ा। अब देखिए ये जो हमने हासमान सीमांत प्रतिस्थापना दर जो हम दिखा रहे थे, ये क्या कहता है, ये हमें समझाएगा कि आखिर में इस जो जो हमें ये तालिका दी गई है, इस तालिका का क्या मीनिंग है। आइए इसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं कि उपरोक्त तालिका में जैसे हम केलों की संख्या को बढ़ाते हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे हम केलों की संख्या को बढ़ाते हैं, केले की प्रति एक अतिरिक्त इकाई के लिए त्याग किया जाने वाले आमों की मात्रा गिर जाती है। क्या होती है बच्चों, आम की मात्रा गिर जाती है। क्लियर हो गया, आम की मात्रा गिर जाती है। ठीक है। तो बच्चों हम क्या देख रहे थे कि जैसे ही आपकी केलों की संख्या बढ़ रही है और वैसे ही क्या हो रहा है, आम की मात्रा घट रही है। तो बच्चों आज का समय समाप्त हो रहा है, और आज केवल हम लोग आपका इतना ही करेंगे। बाकी जो हम शेष करेंगे वो हमारा नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा हम उसमें अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आज आपको समझाया है, आपको समझ आया होगा। क्लियर है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट आपके लेक्चर में। धन्यवाद।